टेंसर का यह एक प्रॉब्लम है और इसके बाद एक प्रॉब्लम और हम लोग करेंगे और टेंसर का जो पार्ट है वो पार्ट आज हम लोग समाप्त करेंगे। तो क्वेश्चन को पहले देखते हैं। फॉर ए V2 रिफर टू एन ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ पैरामीट्रिक कर्व्स G12 is equal to 0 so that R12 is equal to 0, R11 G22 is equal to R22, G11 is equal to R1221। फिर नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इफ R is equal to Gij कंट्रावेरिएंट में, Rij कोवेरिएंट में, तो इसकी जो वैल्यू होगा वो 2R1221 अपॉन G11 G22 ऐसा होगा। फिर आगे कॉन्सिक्वेंटली Rij इज इक्वल टू हाफ Rgij ऐसा हमको दिखाना है। और हम लोग जब आइंस्टीन स्पेस पीछे डिफाइन किए हैं तो उसमें ये देखा गया कि कोई भी हमारा रिमोनियन स्पेस आइंस्टीन स्पेस यदि हो तो जो Rij है वो Gij के प्रोपोर्शनल होता है। तो जो Rij है वो Gij के प्रोपोर्शनल हुआ। तो उसमें इक्वालिटी लाने के लिए एक कांस्टेंट के लिया गया था और उस के की वैल्यू हम लोगों ने निकाला था तो उसकी वैल्यू आया था R/2, यानी उस के को जब यहाँ रखा जाता है तो Rij इज इक्वल टू हाफ Rgij। तो कोई भी रिमोनियन स्पेस जब आइंस्टीन स्पेस होता है तो ये कंडीशन होता है, यह कंडीशन है। पीछे आइंस्टीन स्पेस जहाँ किया गया है वहाँ ये बात आ चुकी है। तो ये कंडीशन आ जाए तो ये हमारा जो स्पेस होता है वो आइंस्टीन स्पेस हो जाएगा। तो ये जो कुछ हम लोग कर रहे हैं वो R2 के लिए कर रहे हैं, V2 के लिए कर रहे हैं। V2 का मतलब है कि उसमें जो भी इंडेक्स होंगे यानी वो 2 डायमेंशनल है, जो भी इंडेक्स होंगे 1 और 2 दो ही तक वेरी करेंगे। वही जो Vn में कंसीडर करते हैं तो उसको हम 1 2 3 से लेकर के n तक वेरी कराते हैं, उसकी जो वैल्यू जाती है। अब हम क्या करते हैं कि एक एक करके, अभी इतनी बात हो गई कि जब V2 में इसको हमको कंसीडर करना है तो जो भी Rij के जो भी हम इंडेक्स लेंगे वो 1 और 2 तक ही वेरी करेगा। इसीलिए देखो जितने भी हमारे रिलेशन लाए हैं उसमें 1 2 ही है, उससे ग्रेटर नहीं है। तो यही हमारा V2 का अभिप्राय है। अब हम क्या करते हैं कि एक एक पार्ट को हम देखेंगे। जैसे पहले हमको दिखाना है कि R12 इज इक्वल टू 0, R12 की जो वैल्यू है वो हमको 0 दिखाना है। तो सबसे पहले Rij इसको हम डिटरमिन करें और तब Rij में हम I को 1 और J को 2 रखें तो देखें कि क्या वो 0 आता है। तो पहला वर्क तो हमको Rij को कंसीडर करना है। तब इसका सॉल्यूशन देखें आप। तो सॉल्यूशन में पहले हम Rij ये डिफाइन किया जाता है Rij। तो आपको बताया गया कि कर्वेचर टेंसर में हमेशा इंडेक्स 4 ही आएंगे। तो वो 2 तब होता है जब इसका लास्ट और ऊपर का ये दोनों डमी हो जाए, तभी वो हमारा जो 2 इंडेक्स बचता है उसी को केवल लिखते हैं। यानी इसको कर्वेचर टेंसर के फॉर्म में लिखेंगे तो यह I और J तो रहेगा ही, यहाँ कोई एक इंडेक्स इक्वल हो जाए। तो जब यह इंडेक्स इक्वल हो जाएगा तब हम इसको छोड़ देते हैं और केवल इतने को लिखते हैं। ये पीछे हम लोग कर चुके हैं। अब आप देखेंगे कि जो Rij की वैल्यू आगे भी यहाँ हमको निकालना है, तो R11 भी निकालना है, ये 1 2 है, R22 भी निकालना है। लेकिन इनकी वैल्यू ये R के कर्वेचर टेंसर के जो चारों इंडेक्स हैं चारों इंडेक्स के टर्म में लाना है। और वो चारों आपके 2 फॉर्म में होते हैं, फर्स्ट काइंड सेकेंड काइंड। तो एक हमारा ऊपर एक इंडेक्स और नीचे 3 इंडेक्स जैसे Raij के उस फॉर्म में होता है, और दूसरा हमारा चारों इंडेक्स जो कोवेरिएंट कर्वेचर टेंसर कहलाता है उसमें चारों इंडेक्स नीचे आते हैं। तो इसकी वैल्यू तो हमको R12 R11 R22 सब निकालना है, लेकिन ये R का जो चारों इंडेक्स नीचे उस फॉर्म में लगा है। तो यहाँ तो वैल्यू हम लोगों ने Rij का इसके टर्म में लाया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको जो ये इंडेक्स है उसको हम क्या करें कि चारों इंडेक्स के फॉर्म में लगाएं। तो उसको लाने के लिए सबसे पहला तो इसको करने का जो तरीका है वो G ऐसा लेते हैं, और यह जो इंडेक्स है वो इंडेक्स यानी इसको जब
कोवेरिएंट कर्वेचर में, यानी चारों नीचे आए, इसको लाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो इंडेक्स है वो हमारा जी पर आ जाता है, और जी पर 2 इंडेक्स चाहिए तो एक और इंडेक्स लेते हैं। तो जैसे यह के हुआ, उस के को यहाँ लिया और एक इंडेक्स और कोई यहाँ जो चाहे जो नो आया हो उसको आप लिख लें। तो जो यहाँ लिखते हैं वही हमारा आर पर फर्स्ट इंडेक्स वह आता है एच, और ये आई जे के आपका है, आई जे और के इस फॉर्म में। तब हमने देखा कि आर आई जे की वैल्यू, ये चारों इंडेक्स हमारा नीचे आ गया, इस फॉर्म में आया। अब ये कैसे आया, इस प्रोसीजर को एक बार आप समझ लें कि आर आई जे हमारा जो डिफाइंड है, जहां ये आया है वहां डिफिनीशन ही है कि जब कर्वेचर टेंसर का एक कॉन्ट्रावेरिएंट का और कोवेरिएंट का लास्ट, जब ये दोनों डमी होता है तब इसको हम छोड़ देते हैं और केवल इतना लिखते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो इतना होता है। अब ये हमारा कर्वेचर टेंसर के फॉर्म में तो है, लेकिन हमको कर्वेचर टेंसर चारों कोवेरिएंट में चाहिए। तो जब कोवेरिएंट फर्स्ट काइंड से यानी सेकंड काइंड से जब फर्स्ट काइंड में बदलने हैं तो उसका हमारा तरीका है कि जी पर जो ये इंडेक्स होता है उसको हम ले लेते हैं, ये पीछे आ चुका है, और कोई एक इंडेक्स जो नहीं आया उसको यहाँ लेते हैं, और जो लेंगे वही फर्स्ट प्लेस पे आ जाता है। तो इस तरह से इस आर आई जे के की वैल्यू हमने इस फॉर्म में ले लिया। तो ये तो हमने यहाँ फार्मूला लाए। अब आप देखेंगे कि हमको यह जी एच के ये वैल्यू दी गई है, तो इसका ये जो वैल्यू है एच और के, तो ये जी एच के इसका कॉन्ट्रावेरिएंट में मान है, और एक कॉन्ट्रावेरिएंट में वैल्यू हमारा क्या होता है कि जो जी कोवेरिएंट में है, तो जिसका भी हमको, जैसे ये पीछे हम लोगों ने किया है कि जी आई जे ये वैल्यू जो होता है वो कोफैक्टर ऑफ जी आई जे इन डिटर्मिनेंट जी आई जे, यानी जी आई जे जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट में हमारा जो जी आई जे का कोफैक्टर होगा बाय द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इसमें जब डिवाइड करते हैं तब ये वैल्यू आता है हमारा। ऐसा हम लोग पीछे कर चुके हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि यदि ऐसा कोई डिटर्मिनेंट रहे जिसके डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो रहे और शेष हमारा जीरो आ जाए, तब जो यह G11 कॉन्ट्रावेरिएंट में होता है वही हमारा कोवेरिएंट में हो जाता है। अब आप देखो इसकी हमको, चूंकि यहाँ जो रिजल्ट लाया गया है उसमें एक कॉन्ट्रावेरिएंट के फॉर्म है, और जो रिजल्ट हमको यहाँ प्रूफ में लाना है वो आपका सब कोवेरिएंट में लाना है। तो इसलिए ये क्वेश्चन में दिया गया कि जो V2 है वो ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ पैरामीट्रिक कर्व्स है। ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ पैरामीट्रिक कर्व में जो यह जी आई जे डिफरेंट होता है वो वैल्यू जीरो हो जाता है, और जो हमारा इक्वल होगा वही नॉन जीरो रहेगा। तो इसमें इसीलिए ब्रैकेट में आगे लिखा है G12। इसका मतलब जब ये 2 डायमेंशन में इसको हमको कंसीडर करना है तो 2 ही वैल्यू आएगा, G11, G12, G21 और G22, ये 4 आएगा। तो उसमें G12 और G21 ये दोनों वैल्यू हमारा सिमेट्रिक होता है। तो जब सिमेट्रिक होता है तो ये दोनों इक्वल, और ऑर्थोगोनल पैरामीट्रिक कर्व जो होता है उसके लिए डिफरेंट पर वैल्यू जीरो हो जाता है। तो इसीलिए G12 डिफरेंट जो है, तो चाहे उसको G12 का है चाहे G21 का है, ये जीरो देगा। अब नॉन जीरो हमको केवल G11 और G22 यही मिलेगा। तो अब आप क्या कर लो कि इससे यदि हम निकालें, इसको हमने 1 अभी ले लिया, अभी हम क्या करने जा रहे हैं कि इसकी वैल्यू लाने जा रहे हैं। क्यों लाने जा रहे हैं? क्योंकि हमारा जो ये फार्मूले में लाया है वो जी कॉन्ट्रावेरिएंट में है, और हमको जो रिजल्ट लाना है वो सब कोवेरिएंट में है। तो इसमें कोवेरिएंट की वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि देखो जो जी है, यानी यह जी, इसमें जो वैल्यू दिया गया है G11 ये हमारा नॉट इक्वल टू जीरो है, और G12 ये जीरो है, फिर G21 ये जीरो है, और G22 इक्वल वाला ही नॉन जीरो है, और जो डिफरेंट है वो जीरो हो गया। तब यहां से हम जब वैल्यू निकालेंगे
ये तो जो इसकी वैल्यू हो गया वह G11 G22 ऐसा हो गया इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो अब यहां से जब को फैक्टर हम लेंगे G11 तो G11 का मतलब इस G11 का को फैक्टर, तो इसका को फैक्टर लोगे तो यह रो और ये कॉलम समाप्त, केवल G22 और अपान वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आया है G11 G22 ऐसा। अब ये G22 समाप्त हो गया आपका 1/G11। पीछे भी हम लोग इस तरह का क्वेश्चन किए हैं कि कोई डिटर्मिनेंट होता है और केवल एक डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो है और सब जीरो हो जाए, तब उसमें जो हमारा G होता है नॉन जीरो उसका कंटा वेरिएंट में लेते हैं तो वही हमारा 1/में आ जाता है। ऐसे आप G22 ये वैल्यू लो, तो जब G22 यह लेंगे तो यह रो और ये कॉलम समाप्त G11 ऐसा, और वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट तो यह G11 G22 यानी ये वैल्यू आ गया 1/G22। तब हम देख रहे हैं कि जो कंटा वेरिएंट में है 1/, करेंगे तो वही को वेरिएंट आ जाएगा। और जब जीरो का को फैक्टर लेंगे, जैसे इस जीरो का को फैक्टर लिया तो यह रो और यह कॉलम तो जीरो ही बचा, इसलिए 0/द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ये हमको जीरो दे देगा। इसका हम लेंगे या तो इसका को फैक्टर ये छोड़ दो तो ये आ गया, यानी जो यह 12 इज इक्वल टू G21 ये वैल्यू हमको जीरो मिल गया। तो यह वर्क, तो इस तरह से हमने देखा कि एक कंट्रा वेरिएंट वैसे भी इस तरह का वर्क पीछे हम लोगों ने किया है कि जब हमारा डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं और शेष जीरो हो जाते हैं तो जो हमारा कंट्रा वेरिएंट में रहेगा वही को वेरिएंट में आएगा। यहाँ आपको एक बार और करके दिखा दिया गया। और जो डिफरेंट होता है कंट्रा वेरिएंट में उसकी भी वैल्यू जीरो आ जाती है। तो ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमको यहाँ जो RIJ में है वो G कंट्रा वेरिएंट में है और यहाँ जो वैल्यू हमको लाना है वो कोवेरिएंट में, इसलिए कंट्रा वेरिएंट और कोवेरिएंट का रिलेशन यहाँ लाया गया। इसको हमने 2 कर लिया। अब आप वैल्यू यहाँ से RIJ इसका निकालेंगे तो RIJ यह वैल्यू, तो RIJ में सबसे पहले H और K है तो GHK, तो ये जो डमी होता है, जो हम लोगों ने टेंसर स्टार्ट किया वही हम लोगों ने देखा जो डमी होता है उस डमी पर ही हमारा समेशन होता है, अलग से समेशन नहीं लिखते हैं। तो जब तक हमको इसका डिफरेंट जैसे 1 2 अलग अलग जब वैल्यू हमको जरूरत होती है तो इसकी वैल्यू को हम लिखते हैं, और वैल्यू को लिखते हैं तो जो डमी होता है वो हमारा समेशन देता है, तो जो डमी होगा वो समेशन देगा। तो इसी की वैल्यू जो ये है यह GHK और यह RHIJK, तो डमी आपका H है और K है, केवल 2 है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन होगा? एक तो G11 होगा, G12 होगा, फिर G21 होगा और G22 होगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो डिफरेंट है वो हमारा जीरो आ चुका है। समझने के लिए इसका जब डमी है तो इसको डमी पर ही समेशन होता है, तो हम इसको लिखेंगे कि G11 और यह यानी H की जगह 1 K की जगह 1, तो यह 1 H और K दोनों डमी प्लस डमी पर समेशन 1 1 हो गया। अब 1 2 तो H1 तो यह R1 I J और 2 ऐसा हो। फिर R21 ये दो तक लिखना है तो 1 के साथ 1 1 के साथ 2 ये आ गया। अब 2 के साथ 1 और 2 के साथ 2, तब यह R21 और यह R2 I J और 1 और प्लस R22 ये G है, बाकी R है, ये G है आपका, यह G है, यह G है, ये वैल्यू G है,
ये आपका समेशन करेंगे तो यही आएगा। अब जब समेशन कर लिए तो देखो G12 और G21 ये 0 है, इसको आपने छोड़ दिया, और तब आपकी जो वैल्यू है यहां से वो आपको मिल गया। इस G11 को कोवेरिएंट में हमको लाना है तो 1 हो जाएगा, यानी 1/G11 यह वैल्यू, और R या 1IJ और यह 1 इस फॉर्म में आया ये वैल्यू, और ये 0 यह 0 प्लस 1/G22 ऐसा आया, और तब यह R इसके लिए 2IJ और 2 यही हमको मिला। अब आपको जिसकी वैल्यू निकालना है तो पहले इसमें 1 2 कह रहा है 1 2, तो यह R12 ऐसा कह रहा है, तो I की जगह यानी इसकी वैल्यू ये आया, और इसी में जहां आपका I है उसको 1 और J को 2 ऐसा लिख दो, तब यह 1/G11 और यह R1 पहले है, ये 1 पहले है, और इसके बाद 1 2 और फिर ये 1 प्लस 1/G22 R इसमें 2 2 है 2IJ और यह 2IJ जहां जहां इसमें है 1 2, इसमें IJ को 1 2 किया, फर्स्ट और लास्ट 1 1 है, 1 2 फर्स्ट लास्ट 1 1 है, 1 2 तो लास्ट दोनों 2 है, 1 2 लास्ट दोनों 2 है। अब इतना हम लोग कर चुके हैं कि जो RHIJ होता है तो RHIJ इसकी वैल्यू -RIHJ ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं, यानी ये दो जो वैल्यू है उसको वैसे रहने दें, इसमें इंटरचेंज करें तो निगेटिव आ जाएगा। तब आपका जो यह वैल्यू है यहां से इसमें R11 ये और 2 1 इसकी वैल्यू हम लिख सकेंगे कि -R, इस 1 1 को इंटरचेंज करो, इस 1 को यहां लाओ, इस 1 को यहां लाओ, तो यह 1 1 ही रह जाएगा और 2 1 ऐसा आ गया। इसको जब इधर लाओगे तो 2 टाइम्स R11 2 1 इज इक्वल टू 0, तो 2 0 होगा नहीं, इसलिए R1 1 और 2 1। इससे हमने एक चीज पाया कि फर्स्ट 2 इंडेक्स यदि इक्वल है तब इसकी वैल्यू 0 होगी, और वैसे ही चूंकि यह J और K भी इसकी सिमेट्री होता है, तो इसको चेंज न करें और इसको इंटरचेंज कर देंगे तब ये माइनस आ जाएगा, और फिर उसको लाएंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये वैल्यू 0। यानी ये रिजल्ट हमने सिर्फ आपको ये दिखाया है कि यह R फर्स्ट 2 इंडेक्स में इसकी सिमेट्री होता है और लास्ट 2 इंडेक्स में भी इसकी सिमेट्री होता है, इसलिए इसको ये दोनों इक्वल हो जाए तो भी इसकी वैल्यू 0, और ये दोनों इक्वल हो जाए तो भी इसकी वैल्यू 0, तो ऐसे होगा। तो इस तरह से अब हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है, इसलिए इसकी सिमेट्री होने के कारण यह 0 दे देगा, और ये भी लास्ट का 2 इंडेक्स होता है वो भी इसकी सिमेट्री है, इसलिए ये दोनों इंडेक्स इक्वल है तो यह 0 दे देगा। तो यानी ये टोटल वैल्यू यहाँ से 1/G11 इंटू 0 और प्लस 1/G22 इंटू 0, तो ये वैल्यू 0। पहला पार्ट हमारा 1 2 R12 0 होगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी आपका कोई 2 इंडेक्स पहले का इक्वल हो जाए या लास्ट का इक्वल हो जाए वो हमको 0 दे देगा। अब कैसे दिया वो आपको बताया कि पहले 2 का जब इक्वल होगा तो वैल्यू सेम है तो इसको इंटरचेंज करेंगे तो भी इसकी वैल्यू वही रहेगा, लेकिन इंटरचेंज करने पर ये माइनस के साथ ये वैल्यू आता है। ये 1 1 है, इसको इंटरचेंज करेंगे तो भी 1 1 ही रहेगा, लेकिन जब इंटरचेंज कर दिए तो ये निगेटिव दे देगा। वैल्यू यही है, ये इधर आया तो 2
टाइम्स हो गया तब इधर 0 बच गया, 2 को ट्रांसपोज कर दोगे तो ये वैल्यू आपका 0 आ जाएगा। इट मीन्स जब ये 2 इक्वल है तो अब 0। ऐसे ही हमारा ये भी दोनों में इसकी सिमेट्री होता है, तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा तब इसको भी इंटरचेंज करेंगे तो माइनस आएगा, लेकिन वो वैल्यू सेम रहेगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका यूज हम लोगों को याद करना है। तो आपका पहला पार्ट हो गया। अब आपको R11 इसकी वैल्यू निकालना है। तब देखो Rij ये निकल चुका, अब यहीं से R11 निकालिए। तो R11 के लिए R11 तब आपका इसी में जहां आपका यही वैल्यू है 1/G11 1/G11 और R11 यहाँ करेंगे तो चारों इक्वल हो गया 1 1 1 1 प्लस 1/G22 और यहाँ करेंगे तो यह R2 1 1 2 ऐसा हो गया। अब देखो ये 2 इक्वल है फर्स्ट का, इसलिए ये वैल्यू 0 दे देगा। तो हमारा फर्स्ट का 2 इक्वल है, लास्ट का भी 2 इक्वल है, इसलिए आपको 0 देगा। तो ये वैल्यू आपका 0 दे दिया। तो यहाँ से यह आ गया 0 और प्लस 1/G22। अब आप देखो जो वैल्यू लाना है इस R11 का वो आपको इस फॉर्म में लाना है, यानी दोनों 1 लास्ट में और बीच में 2। तो हमारा यहाँ देख रहे हैं, तो ये आपका करना ये है यह वैल्यू कि 2 को बीच में लाना है। तो ये इसकी सिमेट्री है, इसकी सिमेट्री, इसलिए 1 को यहाँ लाएंगे और 2 को यहाँ लाएंगे तो निगेटिव देगा। तो ये वैल्यू आपका R और यह 1 2 और फिर इस 2 को इधर लाएंगे और 1 को इधर, तो ये भी इसकी सिमेट्री है, इसलिए ये भी हमारा निगेटिव देगा। तो दोनों निगेटिव मिलके पॉजिटिव दे दिया। तो ऐसा हमको मिल गया। अब आप देखो कि वैल्यू जो लाना है R11 के साथ G22 का प्रोडक्ट, तो अब इस G22 को इधर लाना है। तो R11 G22 यह वैल्यू और आपका इधर बचाओ R1221। तो ये रिजल्ट आपका इसकी वैल्यू इतना आ गया। अब यदि इसकी भी वैल्यू अब निकाल करके इतना ला दे तो तीनों इक्वल हो जाएगा हमारे। तो वही वर्क। अब R11 निकाले हैं, अब हम R22 निकालेंगे। R22 तो R22 की भी वैल्यू चूंकि इसी फार्मूले से आना है इसलिए इसको हम रखे हुए हैं। तब यहां से ये वैल्यू नाउ R22, तो R22 में तो इसी में Rij R22, तो इसमें जहां जहां Ij है 22 कर लो। तो 1/G11 और यह R1 Ij की वैल्यू 2 और लास्ट आपका 1 और प्लस 1/G22 और यह R22 है तो यह 2 Ij भी 2, तो चारों 2 हो गया। अब आपको पता है कि ये जब दोनों इक्वल हो जाए तब 0 हो जाता है, चाहे ये 2 इक्वल रहे या यह 2 इक्वल, तो ये दोनों ही है। तो ये वैल्यू हमको 0 आ गया। अब इसी की वैल्यू हमको जो है G11 को इधर लाना है, G11 को। तो यह R22 G11 इधर आ गया, तो यह G11 और ये वैल्यू फिर देखो ये इसी फॉर्म में है, लास्ट के दोनों 1 और 2, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। यह R1221 और ये इक्वल है यह भी और ये भी, इसलिए वैल्यू 0 दे देगी। तब आपका हमने देखा कि यह R11G22 इसकी भी वैल्यू यही है और R22G11 इसकी भी वैल्यू यही है। तो 1 लिया 2 लिया, अब इसको हमने 3 और इसको हमने 4, तब 3 और 4 दोनों को एक साथ लिख लो। तो ये वैल्यू इसके इक्वल और ये वैल्यू इसके इक्वल, इसका मतलब तीनों इक्वल हो गया। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ we have
R11G22 ये वैल्यू R11G22 इज इक्वल टू R22G11 और दोनों की वैल्यू सेम है R1221। तो पहला रिजल्ट आपने दिखा लिया था G12 की वैल्यू 0, ये G12 ये वैल्यू, तो R12 इसकी वैल्यू को हम लोग निकाले हैं, पहला स्टेप वही किया, उसको हम मिटा चुके हैं, आप वीडियो में देखेंगे आपको मिल जाएगा। तो ये दूसरा कंडीशन हमारा जो है वो मिल गया है। अब आपको जो तीसरा वर्क करना है उसमें यह R एक क्वेश्चन ये दिया है कि R व्हाट इज R, तो उसमें दिया है कि जो RIJ जो हम लोग डिटरमिन किए हैं इसी में GIJ से कंट्रावेरिएंट रख करके और इसका कॉन्ट्रैक्शन करें तब उसकी वैल्यू R होगा। तो इस R की वैल्यू इतना हो ऐसा हमको निकालना है। तब इस वर्क को आप देखिए, तो R इज इक्वल टू GIJ RIJ ये वैल्यू निकालना है। तो इसका समेशन करें, ये जो वैल्यू है इसका भी समेशन करें। तो जब समेशन करेंगे तो I ये भी हमारा डमी इंडेक्स है, J डमी इंडेक्स है, तो डमी पर ही समेशन होता है। तब हम क्या करेंगे कि जब भी देखो तुमको न्यूमेरिकली वैल्यू में जब वो लाना होगा, जैसे न्यूमेरिकली वैल्यू में, तब हमको उसका जो डमी होगा उसी पे समेशन करेंगे 1 2 जितने में रहेगा। तो यहाँ यह G11 एक बार आएगा, G12 0 हो जाएगा, G21 0 हो जाएगा और G22 ऐसी वैल्यू। तब हमको यहाँ से मिला G11 R11 ऐसा है और प्लस यह G22 R22, चूंकि 1 2 2 1 ये 0 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू हमको मिल गया वहां से R11 को वेरिएंट में चाहिए, तो ये 1/G11 को वेरिएंट, यहाँ ये वैल्यू R11 G11 को हम को वेरिएंट में लाएंगे तो 1/R22 को वेरिएंट में लाएंगे तो 1/। अब इसकी वैल्यू देखो, ये दोनों का एलसीएम लिया गया है यहाँ, तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे G11 और G22 ऐसा हमको मिल जाए। तब यहाँ से R11 और यह G22 प्लस R22 G11 ऐसा। तब इस R की वैल्यू आपको G11 G22 ये तो चाहिए, इसकी वैल्यू इतना, तो इसकी वैल्यू देखो निकाल चुके हैं हम R11 G22 R1221 ये निकाला जा चुका है और R11 ये वैल्यू यहाँ से दोनों की वैल्यू यही आया है। तब इसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं यह R1221 प्लस R1221 अपान G11 G22, यानी यही 2 टाइम्स आ जाएगा और 2 टाइम्स आ गया तो यह 2 टाइम्स R1221 अपान G11 G22 ऐसा हो गया। तो इस तरह हमारा R की जो वैल्यू है वो हम लोगों ने निकाल लिया। तो इतने वर्क हम लोगों ने कर लिया, R12 की वैल्यू, R11 की वैल्यू, R22 की वैल्यू इतना होगा और फिर इस R की वैल्यू ऐसा होगा, ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब आगे का वर्क क्या करना है कि RIJ इसकी वैल्यू हमको दिखाना है हाफ RGIJ। तो अब इस वर्क को जो लास्ट वर्क आपका है इसके लिए देखिए आपको क्या मिल जाएगा। तो यहां से RIJ को हमको दिखाना है कि हाफ RGIJ ये तब होगा जब यह R1 की वैल्यू हाफ RG11 हो जाए,
हाफ यानी R12 की वैल्यू हाफ RG12 हो जाए, R21 चूंकि 1 और 2 ही तक वेरी करेगा, तब इसकी वैल्यू को हमको पहले R11 का निकालो। तो R11 की वैल्यू हमको दिखाना है कि हाफ RG11, तो यह यहां से निकाला गया है RIJ, ये R11 इसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं पहले से। R11 की वैल्यू निकाला गया था, यहीं से देखो ये वैल्यू R11 यही ये लास्ट में, इसीलिए इसको हम छोड़े हैं। R11 इसकी वैल्यू R1221, हाँ ठीक है। R11 इसकी वैल्यू यहां से देखेंगे तो यह R1221 अपान यहां से आ जाएगा G22 इस फार्म में आ गया। अब आप देखें कि इस R11 की वैल्यू हमको R11 का दिखाना है हाफ RG11, तो अब हम क्या करते हैं कि R के टर्म में इसकी वैल्यू को लाना है। तो R की वैल्यू देखिए यहां आया हुआ है, ये R की वैल्यू हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि R, इसी को एक इक्वेशन थर्ड तक था संभवतः, इसको यदि हम 4 तक कर लें, 4 तक था 5 कर लें, तो 5 में हमारा क्या आया है लास्ट वैल्यू इसी का कि R इज इक्वल टू 2R1221 अपान G11 G22, ये निकाला गया, इसी को 5 हमने ले लिया। अब आप देखिए हमको R11 की वैल्यू हाफ RG11 दिखाना है, तो R11 की वैल्यू यहां से R1221 अपान G22 ये पीछे किया जा चुका है, वो वैल्यू हमने निकाल लिया। अब इसकी वैल्यू को हमको R के टर्म में लाना है, तो R के टर्म में ये वैल्यू देखें यहां से कि इतना R11221 अपान G22, ये R1221 अपान G22 इसकी वैल्यू RG11/2 आ जाएगा यहां से। तो ये वैल्यू हमको मिल गया, यही वैल्यू इतने का, तो RG11 और /2 ए फ्रॉम 5, इसी 5 से जो ये वैल्यू इसमें है R1221/G22, तो यह G11 इधर आया, 2 इधर आ गया, हमको ये वैल्यू मिल गया। अब आप देखिए R11 इसकी वैल्यू हाफ RG11 ऐसा हमारा आ गया। अब हम R12 इसकी वैल्यू ये हम लिख सकते हैं, ये हमको दिखाना है हाफ RG12, ये है क्योंकि R12 भी वैल्यू निकाला गया है 0 और G12 क्वेश्चन में दिया है 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, तो ऐसा आ गया। तो इसको हम ये जो वैल्यू है वो हमारा सिंस R12 इज इक्वल टू 0 एंड G12 इज इक्वल टू 0, ये भी 0 किया जा चुका है और ये भी 0 दिया है, इसलिए इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब सिमिलरली ऐसे ही R21 इज इक्वल टू हाफ RG21, चूंकि ये भी वैल्यू 0 और ये भी वैल्यू 0, तो इसको यहाँ रखें तो 0 और 0 से प्रोडक्ट होकर के 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, ऐसा हमको मिल गया। तो ये भी आ गया। अब R22 ये वैल्यू, तो R22 की वैल्यू यहां से देखिए, R22 ये दिया है R1221 और बाई G11। अब इसकी वैल्यू को हमको दिखाना है हाफ RG22 दिखाना है, तो R के टर्म में, तो R की वैल्यू देखो यहाँ, अब यह R221 और बाई G11, तब ये इधर ट्रांसपोज करोगे
तो यह Rg22 बाई हाफ, ये भी आया हमारा फ्रॉम 5। यानी हमने किया क्या, ये इक्वेशन हमको I और J के हर वैल्यू के लिए सही हो, तो इसमें क्या क्या ये ऑप्शन आएंगे, तो इसमें 1 के साथ 1, तो हाफ Rg11, तो इसके लिए इतनी वैल्यू चाहिए, तो हमने 1 और Rg11 हाफ ये दिखा दिया। अब यह 1 के साथ 2, तो यह R12, तो यहाँ हाफ Rg12, ये तो G12 भी 0 और R12 भी 0 दिखाया जा चुका है, इसलिए ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गया। तो 1 के साथ 1 लिया, 1 के साथ 2 लिया, और V2 में लेना है तो केवल 2 तक ही आएगा, और 2 के साथ तो 2 1, तो 2 1 हाफ Rg21, G21 0 और ये 0, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। अब तब लास्ट में R22, इसकी वैल्यू हाफ Rg22, तो इन सभी इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कॉन्सिक्वेंटली Rij इज इक्वल टू हाफ Rgij, यानी ये रिलेशन Ij की वैल्यू V2 में जो आएगा हर कंडीशन के लिए सही हो गया, तो हम इसको जनरल ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये वर्क हो गया, और तब हमको दिखाना है कि यही हमारा कंडीशन है कि जो ये स्पेस है वो वाइंस्टीन स्पेस हो जाए। तो वाइंस्टीन स्पेस होने का यही कंडीशन है, इसलिए हमारा जो V2 है वो वाइंस्टीन स्पेस हो गया। तो टोटल वर्क किया गया, लेकिन आप क्या क्या स्टेप को आपने किया। पहला वर्क तो हम ये करेंगे कि Rij की वैल्यू हम लाएंगे इस 4 वाले टर्म में, तो Rij की वैल्यू लिखेंगे, तो Rij कंट्रा वेरिएंट में भी किए, कोवेरिएंट में भी किए। अब उस के को पहले लाना है तो GH लिखेंगे, RH Ij के ऐसा आ जाएगा। तो पहला काम ये किया हमने, Rij की वैल्यू को इस फॉर्म में लाने का, RHij के। तब उसी में हम क्या करेंगे कि समेशन HK का करेंगे, तो HK में G11 ये 1 बाई कोवेरिएंट में G11 G12 0 हो जाएगा, G21 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम निकाल लेंगे, यानी Rij की वैल्यू को निकालेंगे। उसी में Rij की जगह जब R11 लिखेंगे, तब हमारा जब R में पहला 2 इंडेक्स इक्वल आ जाए या लास्ट 2 इंडेक्स इक्वल आ जाए तो 0 हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू निकाल करके हम लोग R11 की वैल्यू निकालेंगे, तो उससे ये रिलेशन आएगा। R22 की वैल्यू निकालेंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ से ये पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप पे हमको क्या करना है कि R की वैल्यू यदि ऐसे है, तब ये Rij में ये डमी होगा, तो डमी है तो इसमें G11 और G22 यही देगा, यही वैल्यू R की वैल्यू Gij। तो ये G12 और G21 0 हो जाएगा, इसलिए नहीं लिखा गया है। अब इसको कोवेरिएंट में चूंकि लाना है, तो कोवेरिएंट में LCM लाना है। अब ये वैल्यू हमारा जो आया है पीछे हम लोग निकाल चुके हैं कि इसकी यही वैल्यू होती है, तो R की ये वैल्यू आ गई। अब R की वैल्यू आ जाएगा, तब हमको यह दिखाना है। तो यह दिखाने के लिए इसमें 4 ऑप्शन होंगे V2 के लिए, 1 1 1 2 2 1 2 2। तो जब 1 2 यहाँ करेंगे और 1 2 यहाँ भी, तो ये भी 0 ये भी 0 सेटिस्फाई। 2 1 यहाँ करेंगे 2 1 यहाँ भी, तो ये भी 0 ये भी 0 सेटिस्फाई। R11 और 2 2 जो इक्वल है उसके लिए हम लोगों ने ये निकाल लिया। अब जब सबके लिए सेटिस्फाई हो गया तो जनरल हम लिख सकते हैं Rij इक्वल टू हाफ Rgij। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम, द नंबर ऑफ नॉट नेसेसरली वैनिशिंग इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स ऑफ रिमोनियन क्रिस्टफल कर्वेचर टेंसर डज नॉट एक्सीड n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1/12 इन n डायमेंशनल स्पेस Vn। इट मीन्स n डायमेंशनल स्पेस कोई Vn है, तो उसमें
आपका जो क्रिस्टफर रीमान क्रिस्टफर कर्वेचर टेंसर RHIJK जो होता है उसके इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स इससे अधिक नहीं हो सकते, ऐसा हमको दिखाना है। यानी इसको प्रूफ करने के लिए आपका जो रीमान कर्वेचर क्रिस्टफर कर्वेचर टेंसर है, सिंस रीमान क्रिस्टफर कर्वेचर टेंसर RHIJK is skew symmetry in HI, therefore अब इस चीज को समझो, हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं कि कोई भी यदि हमारा AIJ यह स्क्यू सिमेट्री हो तो इसके मैक्सिमम जो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होते हैं उनकी संख्या n(n-1/2) ऐसा होता है। जब यह सिमेट्रिक होता है तब उसकी संख्या n(n+1/2) होता है, लेकिन जब यह स्क्यू सिमेट्रिक होता है तब आपका मैक्सिमम जो संख्या होता है वो n(n-1/2) हो। तो आप यहां देख रहे हैं कि जो यह RHIJK है, RHIJK इसमें आप देखो यह जो फर्स्ट 2 इंडेक्स है RHIJK में फर्स्ट 2 इंडेक्स है, ये भी स्क्यू सिमेट्री है, और जो यह JK है ये भी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो केवल यदि ये 2 रहे तो अब यह जो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट यह HI जो देगा वो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट n(n-1/2) ऐसा देगा, और यह जो JK जो ये लास्ट के 2 इंडेक्स हैं ये भी आपका स्क्यू सिमेट्री है। तो ये जो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट देगा वो भी हमारा n(n-1/2) ऐसा देगा। तो जैसे हमारा AIJ यदि I आपका 1 से n तक वेरी करता है तो यह तो A11 A1 A2 से लेकर के AN तक I 1 से n तक वेरी करे तो, और J1 से n तक वेरी करे तब ये हमारा J, तो यह A1 इस 1 के लिए यह A2 से लेकर के, और यह A यानी 1 से n तक वेरी करता है तो यह n, और J भी हमारा 1 से n तक वेरी करता है तो n, तो ये टोटल कंपोनेंट इसके n(n)(n)² हो जाते हैं। अब यही फार्मूला आप यहां देखो, यह HI में स्क्यू सिमेट्री है तो ये दोनों हमको n(n-1/2) कंपोनेंट देंगे, और यह JK ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है तो केवल ये दोनों n(n-1/2). अब इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो जैसे इन दोनों का प्रोडक्ट है तो यह n वेरी दिया और यह 2 दिया, तो टोटल यह n इंटू n, यानी n ये भी दे n ये भी दे, तो दोनों का जो प्रोडक्ट आ गया तो n इंटू n² आ गया। तो ये HI ये स्क्यू सिमेट्री है, तो स्क्यू सिमेट्री में इतने इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होते हैं तो HI स्क्यू सिमेट्री होने के कारण इतना कंपोनेंट देगा, और JK स्क्यू सिमेट्री होने के कारण इतना कंपोनेंट देगा। अब दोनों का प्रोडक्ट है, तो जब दोनों का प्रोडक्ट है तो यह टोटल जो कंपोनेंट दिया इन दोनों का प्रोडक्ट, तो पहला स्टेप तो ये है इसका, तो वही चीज यहां लिखे है। तो सिंस रीमान क्रिस्टफर कर्वेचर टेंसर RHIJK is skew symmetry in H and I, therefore RHI has
n-1/2 इंडिपेंडेंट नॉन वाइनिशिंग components similarly आर एच आई लास्ट के दो इंडेक्स हैं जे के, ये फर्स्ट के टू इंडेक्स हैं, फर्स्ट का टू इंडेक्स और ये हमारा लास्ट का टू इंडेक्स है, यानी पहला इंडेक्स ये दूसरा इंडेक्स और यह जे के, ये भी हमारा जो है वो इसकी सिमेट्रिक होता है। सिमिलरली आर एच आई जे के इज इसक्यू सिमेट्रिक इन जे एंड के, therefore आर, ये पहले के दो इंडेक्स छोड़ दो तो केवल लास्ट दो में आर जे के हैज n-1/2 इंडिपेंडेंट नॉन वाइनिशिंग कंपोनेंट्स। ये पहला जो दो इंडेक्स है ये इसकी सिमेट्री है, तो इसके कारण इतने कंपोनेंट, और ये भी हमारा इसकी सिमेट्री है, इसलिए इन दोनों के कारण इतना कंपोनेंट। अब दोनों को एक साथ ले लें तो देयरफॉर आर एच आई जे के हैज इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स इज इक्वल टू, अब इन दोनों के द्वारा जो कंपोनेंट हुआ इसके द्वारा तो दोनों का प्रोडक्ट, तो n-1/2 इंटू n-1/2, ये इतने हमारे टोटल इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हो गए। तो अब इसके द्वारा ये टोटल इंडिपेंडेंट कंपोनेंट जो आए हमारे इतने आ गए। अब इसमें हम लोग ये प्रूफ कर चुके हैं बियांकी फर्स्ट आइडेंटिटी, तो बियांकी फर्स्ट आइडेंटिटी अब इसको हमने 1 ले लिया, ये 1 ले लिया। अब इतने इंडिपेंडेंट नॉन जीरो कंपोनेंट्स हमारे हैं, लेकिन अब इसमें भी कुछ जीरो होते हैं। अब कौन से जीरो होंगे, तो देखिए बियांकी वी नो दैट बियांकी फर्स्ट आइडेंटिटी gives RHIJK plus RHJKI plus RHKIJ HIJK, तो HKIJ इज इक्वल टू, ये हमारा बियांकी फर्स्ट आइडेंटिटी होता है। उसी का सेकंड फॉर्म बियांकी फर्स्ट आइडेंटिटी में एक तो ऊपर RAIJK होता है, तीनों में हम साइक्लिक इंटरचेंज करते हैं। उसी का दूसरा फॉर्म जब हमारा कोवेरिएंट में चारों इंडेक्स आ जाए, तो हमको यहाँ ये देखना कि यच देखिए सब में वही रहता है, पहले इंडेक्स में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन ये जो लास्ट के 3 है इसी में साइक्लिक इंटरचेंज होता रहता है। तो देखो ये आई है, जे है, के है,
अब आई के बाद यहाँ जे के बाद के बाद आई, फिर आगे एच आपका वही रहा, जे के बाद के बाद आई के बाद जे। ये हमारा बियांकी फर्स्ट आइडेंटिटी का सेकंड फॉर्म है। तो ये भी जब ये कंपोनेंट, इन्हीं कंपोनेंट्स में ये नॉन जीरो है, लेकिन जब ये साइक्लिक इंटरचेंज वाले जो आएंगे वो हमको ये भी जीरो दे देंगे। तो इनकी संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो वो जो संख्या होगी वो उसमें से ये जीरो देने वाला है वो भी हमारा सब्ट्रैक्ट होगा, तब जो बचेंगे वही हमारा नॉन वैनिशिंग टर्म बच जाएंगे। तो अब इसमें देखो ये यच हमारा 1 से n तक वेरी कर रहा है और यच में साइक्लिक इंटरचेंज नहीं है, ये यच तो हमारा वही है, इसलिए यह हमको n देगा। यह h की वैल्यू n, चूंकि ये n डायमेंशन में किया जा रहा है, और आई जे के ये स्क्यू सिमेट्री है, यानी साइक्लिक इंटरचेंज है। तो एक वैल्यू ये दूसरा प्लेस और तीसरा प्लेस, तो n है हमको 1 से n तक वेरी करना है और 3 डिफरेंट प्लेसेस को कवर करना है। तो n ऑब्जेक्ट से 3 डिफरेंट प्लेसेस को जो कवर करने का जो नंबर होता है वो NC3 ऐसा होता है। तो यह यच तो ये इंटरचेंज नहीं है तो यह n देगा, लेकिन ये 3 प्लेस सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ये हमारा साइक्लिक इंटरचेंज करके आएगा। तो प्लेस 3 है और n ऑब्जेक्ट से इसको हमको फिलअप करना है, तो उसकी जो संख्या होगी वो NC3। तो we know that Bianchi first identity gives this, which has n, ये पहला तो n इंटू NC3 vanishing components अब ये टोटल संख्या हमारी कितनी हो गई उसको हम डिटरमिन करें। तो जब डिटरमिन करेंगे तब यहां से ये आएगा n इंटू NC3 इज इक्वल टू NC3 का n माइनस 1 n-2 बाई फैक्टोरियल 3। यह n तो ये है और NC3 का मतलब n-2 n-1 n-2 बाई फैक्टोरियल 3 ये आ गया। यानी टोटल जो कंपोनेंट हुआ वो आपका n² और यह n-1 और यह n-2 और अपान फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 6 ये आ गया। अब आप देखो कि टोटल नॉन वैनिशिंग कंपोनेंट हमको इतना मिला था, लेकिन उसमें जो इस फॉर्म में आएगा वो भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब अब इसमें से भी इतने जीरो हो गए, तब हमारा टोटल इंडिपेंडेंट नॉन वैनिशिंग कंपोनेंट निकालने के लिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टोटल नॉन वैनिशिंग कंपोनेंट्स इज इक्वल टू, और प्रोडक्ट करो ये तो यह n² n-1 का स्क्वायर बाई 4 ये हुआ और माइनस n² और n-1 और यह n-2 बाई 6। अब इसका जो एलसीएम होगा वो 12 हो जाएगा, तो हम 12 यहाँ एलसीएम ले लेंगे और जो कॉमन है उसको देखो n² कॉमन है, n² कॉमन हो गया और n-1 यह भी कॉमन है, n² n-1 कॉमन हो गया। अब ये 4 इंटू 3 तो 3 इंटू n-1 यहाँ से बचेगा और फिर यहाँ से a2 -2 n² n-1 बाहर जा चुका है, केवल यह n-2 ऐसा बच जाएगा। तो
अब इसी को कैलकुलेट कर लेना है, तो कैलकुलेट करेंगे तो n स्क्वायर n माइनस 1 और बाई 12 ये तो है, इसका प्रोडक्ट करो तो 3n माइनस 3 और यह माइनस 2n और प्लस 4, 2 इंटू 2 4, तो ये आ गया n स्क्वायर n माइनस 1 बाई 12 और 3n से 2n ये सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ से n आ जाएगा और ये माइनस 3 और ये प्लस 1, तो यह n प्लस 1 ऐसा आ जाएगा। अब ये फाइनल देखेंगे तो n माइनस 1 और n प्लस 1, तो हमारा n स्क्वायर, ये माइनस बी ये प्लस बी, तो ये स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर ऐसा आ गया बाई 12। तो हमारे टोटल इसके नॉन वैनिशिंग टर्म इतने ही होंगे। अब ये जो कुछ लिखा गया आपको ध्यान में रखने के लिए RHIJK ऐसा लिखा, तो ये हमारा इसकी सिमेट्री है, इसलिए यह दिया n माइनस 1 बाई 2, ये भी इसकी सिमेट्री है, इसलिए यह दिया n माइनस 1 बाई 2। अब ये दोनों का प्रोडक्ट हो गया तो दोनों के इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट, तो इतना हमारा ये टोटल आ गया जो वैनिश नहीं कर रहा है। अब उसके बाद से हमको ये भी देखना है कि इसमें भी जो इस फॉर्म में आ जाएंगे वो हमको 0 दे देगा। तो इस तरह के कितने होंगे, तो यह सब में है, इसलिए ये हमारा n डायमेंशन में 1 2 3 से लेकर के n देगा, और ये 3 प्लेसेस डिफरेंट प्लेसेस हैं, तो वो हमारा n ऑब्जेक्ट से 3 प्लेसेस को कवर करना है, तो हमारा n से 3 हो गया। तो ये ऐसे हैं जो हमको 0 दे देगा। तो अब इसकी संख्या हम लोगों ने निकाल लिया और इस टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो आ गया वो हमारा टोटल इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने जो टेंसर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने किया। अब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन जो ये मेथड है, जो आइडिया है, वो आपको दे दिया गया है। इससे आधारित क्वेश्चन आप करेंगे और फिर इस टेंसर को अब यहीं हम क्लोज करेंगे। फिर नेक्स्ट में हम लोग इसी का डिफरेंशियल ज्योमेट्री, ये आगे का वर्क हम लोग नए वर्क के साथ, यानी डिफरेंशियल ज्योमेट्री को हम लोग स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट।